नमस्कार दोस्तों, ये वीडियो आपके लिए बहुत इंफॉर्मेटिव होने वाला है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि अभी तक जितने भी हमने वीडियोस देखे हैं इजराइल पैलेस्टीन को लेकर, वहां पर हमने उनके पर्सपेक्टिव से चीजों को जानने की कोशिश की है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि एज अ सिटीजन ऑफ इंडिया हमारा रुख क्या रहा था 1948 से लेकर अभी तक पिछले 70 वर्ष के अंदर? जो पैलेस्टीन को लेकर हमारा स्टैंड क्या रहा, इजराइल को लेकर क्या रहा। यहां पर मैं आपको बता दूं कि 1948 में जब इजराइल बना था तो हम बहुत प्रो पैलेस्टीन थे, मतलब कि हम पूरी तरह से पैलेस्टीनियंस एफर्ट को और इसके सारी चीजों को सपोर्ट करते थे। लेकिन धीरे धीरे चीजें बदलती गई। वो पूरा प्रोसेस क्या था वो आपको इस वीडियो के अंदर सब कुछ समझ में आ जाएगा। एक वीडियो में आपको जो भारत की नीति है पैलेस्टीन और इजराइल को लेकर, आपको इसके बारे में जानने को मिल जाएगी। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो इसकी सारी जानकारी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। आप हमारे ऐप को डाउनलोड कर सकते हो। यहां पर एग्जैक्टली देखते हैं हो क्या रहा है, हम क्यों इसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। देखिए, रिसेंटली आपने देखा होगा जो भारत की तरफ से परमानेंट रिप्रेजेंटेटिव है यूनाइटेड नेशंस के अंदर, टीएस तिरुमूर्ति, उनके द्वारा यहां पर बयान आया था कि हमारा स्टैंड क्या है पैलेस्टीन को लेकर और जो इजराइल को लेकर स्टैंड क्या है। तो हमने यहां पर बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच रखा था। आपने देखा होगा सबसे पहले तो हमने यहां पर कंडेम किया कि किस तरह से इजरायली फोर्सेस के द्वारा जो टेंपल माउंट है वहां पर रेड किया गया था, एविक्शन का प्रोसेस किया जा रहा था शेख जर्रा में। तो ये सारी चीजों को लेकर हमने कंडेम किया। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी बोला कि जिस प्रकार से गाजा की तरफ से रॉकेट लॉन्च किए जा रहे हैं इजराइल की तरफ, वो सही नहीं है। मतलब आप ये देखोगे पूरा स्टेटमेंट जो है तो बहुत ही बैलेंस्ड अप्रोच मिलेगा। तो यहां पर पहले अगर आप देखिए 1948 में हम अनइक्विवोकली प्रो पैलेस्टीनियन अप्रोच होता था। लेकिन 4 दशक के बाद 1992 के बाद हमने यहां पर धीरे धीरे बैलेंसिंग का अप्रोच अपनाया और इजराइल की तरफ आज के डेट में अगर आप देखो तो बहुत सारे लोगों का यह भी तर्क आता है कि भारत काफी हद तक प्रो इजराइल हो गया है। क्या यह एक्चुअल में है? यह मैं सब कुछ आपको इस वीडियो के अंदर बताने वाला हूं। चलिए सबसे पहले 1948 पर आते हैं जब इजराइल इंडिपेंडेंट होता है। यहां पर एक जो सबसे पहली चीज हुई थी 1948-47 में, तो वो हुआ था यूएन का पीस प्लान। यूएन का पीस प्लान क्या था आपको याद होगा। 1947 के पहले आप देख सकते हो कि यहां पर पैलेस्टीनियन पीपल काफी हद तक रहते थे और जूस की जो मात्रा है वो कुछ ही एरियाज तक सीमित थी, लेकिन काफी बड़ी मात्रा में वो लोग आ गए थे। और यह भी आपको पता होगा कि वर्ल्ड वॉर 1 के बाद 1918-19 के बाद अगर आप देखोगे तो जो ओटोमन एम्पायर था वो उसका यहां पर शासन होता था, उसका राज होता था। लेकिन उसके बाद से यहां पर ब्रिटेन ने टेक ओवर कर लिया था वर्ल्ड वॉर 1 के बाद। और उसके बाद ब्रिटेन के ऊपर जिम्मेदारी थी कि यहां पर जो लैंड है उसको किस तरह से समझौते के साथ, पीस के साथ पैलेस्टीनियंस और इजरायलीज में यहां पर चीजों को बांट सकता है। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया। फाइनली जाकर 1947 में यूएन का पीस प्लान आता है और आप सेकंड डायग्राम में यहां पर देख सकते हो। इस पीस प्लान के अकॉर्डिंग ये जो आप देख रहे हो ना ग्रीन कलर का, ये दिया गया पैलेस्टीनियंस को। वेस्ट बैंक होगा, गाजा स्ट्रिप आप देख सकते हो काफी बड़ा एरिया है, ऊपर नॉर्थ में भी आप देख सकते हो। तो काफी बड़ा एरिया देने की कोशिश की गई थी यहां पर जो है यूएन का जो पीस प्लान आया था। लेकिन जो अरब देश हैं, जो पैलेस्टीनियंस हैं, वो इससे बिल्कुल भी खुश नहीं थे। तो यहां पर भारत का स्टैंड क्या था? क्या भारत ने इजराइल का साथ दिया था कि पैलेस्टीनियंस का साथ दिया था? तो यहां पर मैं आपको बता दूं कि भारत ने पूरी तरह से अरब देशों का साथ दिया था, पैलेस्टीन का साथ दिया था। और यूनाइटेड नेशंस के अंदर ये जो प्लान था उसके अगेंस्ट में हमने वोटिंग दी थी। मतलब कि हमने अरब का साथ दिया, हमने कहा कि हमें ये वाला प्लान नहीं चाहिए। और जिसकी वजह से आपको आगे चलकर पता चलता है कि यहां पर काफी बड़ा युद्ध हुआ। और आप देख सकते हो उसके बाद से जो पैलेस्टीन है, जो अरब देश हैं, वो काफी हद तक हार गए थे और उनका जो लैंड है ये भी छोटा हो गया था। राइट। तो यहां पर क्वेश्चन ये आता है कि भारत ने उस समय ऐसा क्यों किया होगा। तो देखो, भारत का भी अपनी मजबूरी थी। उस समय हम भी कॉलोनियल रूल से निकल कर आ रहे थे। मैंने आपको बताया ना यहां पर कि ब्रिटेन के थ्रू ये गया था लैंड। तो यहां पर हम भी तो ब्रिटेन से आजाद हुए थे। तो एक तो वो हैंगओवर हमारा होता है वो था। इसके अलावा पैलेस्टीनियन पीपल के प्रति हमारा सॉलिडारिटी दिखाई जा रही थी कि यहां पर हो सकता है उनको काफी बड़ी मात्रा में हटाया जाएगा उनके खुद के लैंड से। तो इस तरह की चीजों को देखते हुए शायद हमने जो है ऐसा साथ दिया। इसके अलावा एक और चीज था, वो था पाकिस्तान। पाकिस्तान यहां पर भारत को कश्मीर के मुद्दे पर आइसोलेट करने की कोशिश कर रहा था। तो हो सकता है कि यहां पर हमारा यह रुख रहा होगा कि देखो हम भी यहां पर इस तरह से चीजों को सपोर्ट करते हैं। तो पाकिस्तान को काउंटर करने के लिए भी एक यहां पर नैरेटिव हो सकता है। इसके साथ साथ जो अरब देश हैं वो हम उनके ऊपर डिपेंडेंट हो रहे थे, जैसे कि आपका ऑयल एनर्जी को लेकर। तो इस सारी चीजों को देखते हुए प्लस यहां पर एक और मुद्दा है कि जब बंटवारा हुआ था भारत का भी, तो पाकिस्तान से ज्यादा मुस्लिम्स जो हैं वो हमारे देश में थे, हमारे भाई बहन थे। और इनके सेंटिमेंट्स को देखते हुए भी यहां पर नेहरू जो हैं वो ये स्टैंड लिए होंगे।
लेकिन नेक्स्ट यहां पर क्वेश्चन आता है कि इसका मतलब क्या हुआ, हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज नहीं किया? नहीं, ऐसा नहीं है, हमने इजराइल को भी रिकॉग्नाइज किया इन द ईयर 1950, लेकिन फुल डिप्लोमेटिक टाइज नहीं रखे, मतलब जो होता है ना एक पूरी तरह से एम्बेसी वगैरह कर देना कैपिटल में, ऐसा हमने नहीं किया। और नेहरू से पूछा गया कि आपने इजराइल को क्यों रिकॉग्नाइज किया है, इसके लिए उनका यह जवाब था कि देखो जो इजराइल है वो तो बन गया है, ये तो फैक्ट है, अगर हम इससे भागेंगे, दूर भागेंगे तो इसका सोल्यूशन नहीं हो सकता, और यूनाइटेड नेशंस के अंदर हम सबको मिलकर काम करना है। तो एक ये यहां पर तर्क दिया गया नेहरू के द्वारा कि हमने इजराइल को रिकॉग्नाइज कर लिया, और इसी के लिए 1953 में आप देखो तो एक काउंसुलेट खोला गया मुंबई के अंदर। यूजुअली आपको देखने को मिलता है कि एम्बेसीज खोले जाते हैं, राइट, दिल्ली में खोला जाएगा कैपिटल में, लेकिन काउंसुलेट क्या होता है, एक छोटा फॉर्म होता है, एक सब फॉर्म होता है एम्बेसी का, और वो हमने 1953 में इजराइल के द्वारा खोल दिया गया मुंबई में, ताकि यहां पर जो वीजा वगैरह हैं वो कुछ हद तक दिया जा सके। लेकिन इसको लेकर भी मैं आपको बता दूं 1982 में कुछ प्रॉब्लम हो गया था, ये भी बंद कराना पड़ गया, क्योंकि एक तरह से यहां पर जो जनरल थे, काउंसिल जनरल थे, जो एम्बेसडर होते हैं ना जैसे, उनके द्वारा क्रिटिसाइज कर दिया गया था एक न्यूज़पेपर इंटरव्यू में। इसको लेकर भारत को पसंद नहीं आया और भारत ने कहा कि आप यहां से चले जाओ, और ये आपका बंद कर दिया गया था। फिर आगे चलकर 6 साल के बाद 1988 में वापस से इसको खोला गया था। तो ये तो इजराइल के साथ हमारा चल रहा था, लेकिन 1950s के बाद अगर आप देखोगे तो भारत पूरी तरह से पैलेस्टीन के साथ खड़ा हुआ था ऑफिशियली। देखो अनऑफिशियली क्या होता है कि अब हो सकता है इजराइल के साथ हमारी बातचीत चल रही है, वो एक पूरा अलग मामला है। मैं यहां पर जो ऑफिशियल स्टैंड है उसके बारे में बात कर रहा हूं। जैसे कि 53rd यूएन सेशन के अंदर भारत ने सपोर्ट किया था कि जो पैलेस्टीन है उनके पास राइट होना चाहिए सेल्फ डिटर्मिनेशन का, खुद से रिकॉग्नाइज करने का उनके लैंड का, उनको डिटर्मिनेशन होना चाहिए, सेल्फ डिटर्मिनेशन। इसके अलावा 1967 1973 के जो वॉर हुआ था इजराइल और पैलेस्टीनियन अरब देशों के साथ, उसमें भारत ने काफी ज्यादा यहां पर इजराइल के खिलाफ बोला था और कहा था कि इजराइल ही इसका जिम्मेदार है, जो भी वॉर वगैरह हुआ था। तो भारत ने एक तरह से लैश आउट किया था इजराइल को 1967 और 73 के वॉर में भी। और 1970s के बाद अब क्या होता है कि यहां पर आप देखोगे जो पैलेस्टीनियंस लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन है वो यहां पर एक ऑर्गेनाइजेशन बनकर आ जाता है। इनफैक्ट इसको बनाया गया था, शायद मुझे याद है 1964 में, ठीक है, 1964 में ये बनाया गया था और भारत ने भी इसको पूरी तरह से सपोर्ट किया। इसके जो लीडर थे काफी फेमस, यासिर अराफात। अभी के जो लीडर हैं वो हैं आपके मोहम्मद अब्बास, आपने सुना होगा, प्रेजेंट में जो वेस्ट बैंक को गवर्न कर रहे हैं। उनके पहले ये सबसे मेन लीडर थे यासिर अराफात। तो भारत ने पीएलओ को एक तरह से सपोर्ट किया। 1975 में इनफैक्ट आप देखोगे तो भारत पहला नॉन अरब देश बना था जिसने पीएलओ को एज अ सोल रिप्रेजेंटेटिव करार दिया था कि ये जो पैलेस्टीनियन है, जो पीपल है पैलेस्टीनियन पीपल, उनको रिप्रेजेंट करता है कौन, पीएलओ रिप्रेजेंट करता है, ऐसा भारत ने मान लिया था। इसी को देखते हुए यहां पर भारत ने इन्वाइट किया कि आप दिल्ली में आकर आप ऑफिस खोल सकते हो। ऑल्दो ध्यान रखिएगा पैलेस्टीन को अलग देश का अभी तक दर्जा नहीं मिला है, पहले भी नहीं मिला था, अभी भी नहीं मिला है, लेकिन यहां पर भारत ने कहा कि आप अपना ऑफिस जो है दिल्ली में आकर खोल सकते हो और हम आपको डिप्लोमेटिक स्टेटस दे देंगे। 5 साल के बाद डिप्लोमेटिक स्टेटस भी दे दिया गया। आगे चलकर 1988 में आप देखोगे तो पीएलओ ने डिक्लेयर कर दिया था कि जो पैलेस्टीन है अपने आप में एक स्टेट है, एक कंट्री है। ऑल्दो यूएन के अंदर उसकी काउंटिंग नहीं होती है अलग देश में, 193 जो कंट्रीज हैं, लेकिन 1988 में यहां पर डिक्लेयर कर दिया। और भारत कुछ चुनिंदा देशों में ऐसा था जिसने तुरंत इसको रिकॉग्नाइज कर दिया। और उसके बाद से जब से ये जो यासिर अराफात हैं या फिर जो भी लीडर हैं आपके पैलेस्टीनियंस के, वो जब भी आते हैं भारत तो उनको हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया जाता है। हेड ऑफ स्टेट कौन होता है, कोई देश से आ रहा है, लेकिन यहां पर जो पैलेस्टीन है वो कोई देश तो है नहीं अलग से यूएन के अंदर, फिर भी हमने उनको हेड ऑफ स्टेट का दर्जा दिया। आई होप कि यहां तक चीजें आपको एकदम क्लियर समझ में आ गई होंगी कि ये 40-45 ईयर्स तक हमने पूरी तरह से पैलेस्टीन को बैक किया और पूरा साथ दिया था, जो है ये क्लियर हो जाता है। लेकिन अब क्या होता है, यहां पर नरसिम्हा राव की सरकार आती है। आपको याद होगा उस समय जो सिचुएशन था 91-92, हम लिबरलाइजेशन की तरफ बढ़ रहे थे और ज्यादा अपने आप को ओपन कर रहे थे और विश्व के अंदर जो जियोपॉलिटिक्स है उसमें भी काफी बड़ा शिफ्ट हो रहा था। जैसे सोवियत यूनियन जो है वो ब्रेक हो गया था, आपको पता है, यूएसएसआर ब्रेक हो गया, रशिया बन गया। उसके बाद वेस्ट एशिया के अंदर चीजें चेंज हो रही थी। पहला गल्फ वॉर हमें 1990 में देखने को मिलता है। इसके साथ साथ ये जो पीएलओ है जिसको हम पूरी तरह से बैक कर रहे थे, अब ये लोग क्या करते हैं ना, ये इराक और सद्दाम हुसैन के साथ जाकर मिल जाते हैं, जिसकी वजह से इनका जो रुख है वो थोड़ा कम हो जाता है। इसका एक और कारण ये है कि 1987 में याद रखिएगा हमास, जो आप सुन रहे हो ना आजकल जो हमास का लेकर पूरा मुद्दा उठा है, वो यहां पर बनकर सामने आता है हमास।
ठीक है, वो काउंटर करता है पीएलओ को। हमास कहता है कि हम रिप्रेजेंटेटिव हैं एक तरह से पैलेस्टीनियंस के, तो इसकी वजह से जो दबदबा है पीएलओ का वो काफी हद तक कम हो जाता है। और इन सारी चीजों को देखते हुए भारत जो है 1992 में फाइनली जाकर 40 वर्षों के बाद यहां पर हम अपने जो इजराइल के साथ टाइज हैं उसको नॉर्मलाइज करते हैं, एटलीस्ट ऑफिशियली। अनऑफिशियली मैं बार बार कह रहा हूं, हो सकता है भारत काफी हद तक साथ रहा होगा इजराइल के साथ, लेकिन ऑफिशियली जाकर 1992 में यहां पर हम नॉर्मलाइज करते हैं। कैसे? भारत जो है एम्बेसी खोलता है टेल अवीव में, जो टेल अवीव का सबसे बड़ा शहर है, वहां पर 1992 में हम अपना एम्बेसी खोलते हैं। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमने पीएलओ को जो है, जो पैलेस्टीनियंस है उसको पीछे छोड़ दिया। हमारा बैलेंस्ड अप्रोच बनता रहा। मतलब 1992 के बाद से जो अप्रोच है वो आपको बैलेंस्ड अब देखने को मिलेगा। 1996 में जैसा कि आप देख सकते हो, हमने गाजा के अंदर जो रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस है उसको खोल दिया। जैसे आप मैप देख सकते हो, यहां पर गाजा को लेकर ही पूरा वॉर चल रहा था अभी, तो गाजा में सबसे पहले हमने यहां पर रिप्रेजेंटेटिव ऑफिस खोला। लेकिन जैसा मैंने बताया, यहां पर धीरे धीरे किसकी शुरुआत हो गई थी? हमास की हो गई थी, और पीएलओ और हमास के बीच में तकरार हो रहा था। इसकी वजह से हमने जो ऑफिस है उसको आगे चलकर शिफ्ट कर दिया राम अल्लाह में, ठीक है। तो यहां पर वेस्ट बैंक में जो पीएलओ जो गवर्न करता है इस पूरे वेस्ट बैंक को, यहां पर हमने अपना ऑफिस शिफ्ट कर दिया। और इसके साथ साथ भारत का हमेशा से मत रहा है कि 2 स्टेट सोल्यूशन होना चाहिए, मतलब कि यहां पर पैलेस्टीन भी होना चाहिए और इजराइल भी होना चाहिए। यह हमने कंटिन्यू रखा। इसके अलावा आप देख पाओगे यूएन के अंदर भी 2003 में यहां पर हमने इजराइल के खिलाफ वोट किया था। बेसिकली इजराइल चाह रहा था एक सेपरेशन वॉल बनाया जाए। मतलब ये जो आप देख रहे हो ना, ये वेस्ट बैंक है और जो इजराइल है जेरूसलम का पूरा एरिया हो गया। जो ईस्ट जेरूसलम है वो आपका 1967 के वॉर में ले लिया था इजराइल ने। तो यहां पर एक सेपरेशन वॉल बनाने की बात कही जा रही थी। इसके अगेंस्ट हमने वोट किया था यूनाइटेड नेशन में। इसके अलावा 2011 में जो मोहम्मद अब्बास है वो एक रेजोल्यूशन लेकर आए थे यूएन के अंदर कि एक अलग से फुल मेंबर का दर्जा दिया जाए। इसके लिए भी हमने पैलेस्टीन को सपोर्ट किया। 2015 में भी पैलेस्टीन का एक अलग झंडा यूनाइटेड नेशन में इंस्टॉल किया जाए। ऑल्दो वो एक अलग देश अभी भी नहीं है, लेकिन उसको झंडा लगाया जाए वहां पर, इसके लिए भी हमने भारत ने सपोर्ट किया था। तो 2014 तक अगर आप देखोगे तो भारत जो है वो बैलेंस्ड अप्रोच रख रहा था। मतलब इजराइल के साथ आप देखिए 1992 में हमने जो ऑफिस खोला, जो एम्बेसी खोला हमने तेल अवीव में, उसके बाद से लगातार भारत के रिलेशंस बढ़ते गए। डिफेंस डील हो गया, साइंस टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, कई सारी चीजों में हम एक साथ आ रहे थे। लेकिन उतना जो पूरी तरह से खुलकर होता है ना, वो हमने अभी भी शायद साथ नहीं दिया था। ऑल्दो आप देखोगे तो एलके अडवाणी 2000 इन द ईयर 2000 में पहले इंडियन मिनिस्टर बने थे जो कि इजराइल विजिट किए थे। इसके साथ जसवंत सिंह भी वहां पर गए थे एज अ फॉरेन मिनिस्टर। 2003 में एक बहुत बड़ा मौका आता है जब पहली बार इजराइल के प्राइम मिनिस्टर एरियल शेरोन वो विजिट करते हैं भारत। तो ये एक बहुत बड़ा मौका था 2003 में, जब चीजें और चेंज हो रही थी। लेकिन यूपीए के वर्ष में क्या हुआ, मनमोहन सिंह के सरकार में 10 साल के अंदर यहां पर क्या हुआ, तो और ज्यादा बैलेंसिंग एक्ट हमने किया। यहां पर भी आप देखिए तो मोहम्मद अब्बास जो लीडर हैं आपके पीएलओ के, पैलेस्टीन के, यहां पर वो 2005 में, 2008, 2010, 12 कई बार उनका विजिट रहा भारत में। तो दोनों तरफ से हम अप्रोच कर रहे थे, यहां पर कोई ऐसा शंका नहीं होनी चाहिए। लेकिन अब मौका आता है 2014 के बाद। 2014 में आपको पता है प्राइम मिनिस्टर मोदी यहां पर विक्टोरियस निकल कर आते हैं और उन्होंने फिर यहां पर जो फुल ओनरशिप है इजराइल को साथ लेने की वो ली, और काफी बड़ा आपको यहां पर चेंज देखने को मिलेगा। पहला इंडिकेशन तब देखने को मिलता है, बेसिकली क्या हुआ था 2014 में आप देखो तो इजराइल और हमास के बीच में बहुत बड़ा एक युद्ध जैसा हुआ था, ठीक है। उसमें यहां पर आप देखोगे ना तो यूनाइटेड नेशन ह्यूमन राइट काउंसिल के अंदर जो है एक रेजोल्यूशन लाया जा रहा था दोनों को कंडेम करने के लिए। मतलब कि यहां पर बोला जा रहा था इजरायली फोर्सेज और हमास दोनों ने यहां पर क्राइम किए हैं सिविलियंस के ऊपर, जो कि नहीं होना चाहिए था। लेकिन भारत जो है पहली बार एब्सटेन कर जाता है। मतलब भारत ने इजराइल के खिलाफ वोट नहीं किया, ठीक है। पहली बार 2014 में आपको इस तरह से चीजें देखने को मिलेंगी। इसके अलावा वापस से 2016 में यहां पर एक यूएनएचआरसी के अंदर रेजोल्यूशन आता है इजराइल के खिलाफ, उसके प्रति भी भारत एब्सटेन कर जाता है। मतलब हम इजराइल के खिलाफ वोट नहीं करते हैं। यूजुअली पहले क्या हो रहा था, हम इजराइल के खिलाफ वोट करते थे, अब यहां पर नहीं हो रहा था। लेकिन एक और जो सबसे बड़ा चेंज जिसको लेकर पूरा मुद्दा ये स्टार्ट हुआ है वो है आपका जेरूसलम। जो हिस्टोरिक सिटी है जेरूसलम, वो दोनों के द्वारा क्लेम किया जाता है, इजराइल के द्वारा, पैलेस्टीन के द्वारा। अभी आप देखोगे तो वो इजराइल के अंडर में है, लेकिन पैलेस्टीन भी कहता है कि ये भी हमारा फ्यूचर कैपिटल होगा। अब इसमें क्या होता था ना कि जब भी मोहम्मद अब्बास जो अभी लीडर हैं वो भारत आते थे तो हमेशा हमने अपने स्टेटमेंट के अंदर ये लिखा है कि ईस्ट जेरूसलम एज द कैपिटल ऑफ पैलेस्टीनियन, हमने हमेशा ये बोला था। लेकिन 2017 में जब मोदी प्राइम मिनिस्टर थे और मोहम्मद अब्बास विजिट करते हैं भारत, तो हमने ये जो लाइन है, ये जो सपोर्ट था ईस्ट जेरूसलम एज अ कैपिटल ऑफ पैलेस्टीन,
उसको हमने हटा दिया, मतलब हमने उसका मेंशन ही नहीं किया। तो ये एक तरह से आप कह सकते हो एक काफी बड़ा चेंज यहां पर देखने को मिल रहा था। और इससे भी बड़ा चेंज आपको देखने को मिलेगा जब 2015 में पहली बार हमारे प्रेसिडेंट, उस समय प्रेसिडेंट थे प्रणब मुखर्जी, वो विजिट करते हैं। तो पहले इंडियन प्रेसिडेंट बने जो कि इजराइल गए थे, लेकिन इजराइल के साथ साथ हमने काउंटर बैलेंस किया था राम अल्लाह के साथ जो वेस्ट बैंक में है, तो वहां पर भी गए और इधर भी गए। लेकिन 2018 में आपको याद होगा प्राइम मिनिस्टर मोदी पहले प्राइम मिनिस्टर बनते हैं जब वो इजराइल जाते हैं, और इसमें आप देखो यहां पर वो राम अल्लाह जो वेस्ट बैंक है वहां पर वो रुकते नहीं हैं। तो ये एक आपको बहुत बड़ा यहां पर चेंज देखने को मिल रहा है, और इससे कहीं ना कहीं जाहिर हुआ कि जो भारत की पॉलिसी है वो डिहाइफनेट कर रही है, मतलब दोनों को सेपरेट रख रही है। हम पैलेस्तीन का अलग मुद्दा उठाकर चलेंगे और इजराइल को अलग तरीके से देखेंगे। और ये आप विजिट देख सकते हो, एक बहुत ही हिस्टोरिक विजिट बताया जा रहा था, और यहां पर भी आप बातचीत कर रहे हैं मोदी और नेतन्याहू, ये भी कहीं ना कहीं ऐसा ही लग रहा है कि बैलेंस करने की कोशिश करी जा रही है। इसके अलावा हमने कंटिन्यू रखा अभी भी जो सऊदी अरब हो गए, कई सारे जो अरब देश हैं उनके साथ भी हमने रिलेशन अच्छे रखने की कोशिश की है। तो अभी भी आप ये नहीं कह सकते हो कि हम पूरी तरह से प्रो पैलेस्टीन हो गए, क्योंकि रिसेंट का आप स्टेटमेंट देखो, यूएन वगैरह के अंदर जिस प्रकार के स्टेटमेंट दिए गए, हमने क्लियर तौर पर पैलेस्टीन को भी काफी हद तक सपोर्ट किया है। तो दोनों तरफ से एक बहुत ही डेलिकेट कहते हैं ना बैलेंसिंग एक्ट, वो भारत इस समय करने की कोशिश कर रहा है। और अब तो यहां पर सीज फायर हो गया है, आशा करते हैं कि ऐसा ही बना रहे, क्योंकि जाने जाती हैं कहीं पर भी हो इंसान, धरती के किसी भी कोने पर हो, जान तो जान ही होता है, ह्यूमैनिटी को सबसे आगे रखना चाहिए। जाने से पहले मैं आपके लिए एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन लेकर आया हूं। अब्राहम अकॉर्ड 2020 में आपको याद होगा जो डोनाल्ड ट्रंप थे उनके साथ मिलकर यह अब्राहम अकॉर्ड जो है वो साइन किया गया था इजराइल और प्लस 2 देशों के द्वारा। वो कौन से 2 देश थे, क्या आप मुझे बता सकते हो? इसका जो राइट आंसर है दोस्तों आपको पता ही है, मेरे इंस्टाग्राम पर तो आपको मिलेगा ही। अगर आप वहां पर नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका राइट आंसर। और भी सोशल मीडिया पर अगर आप मुझसे जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ चाहिए तो टेलीग्राम और बाकी जगह आप जा सकते हो। अगर आप मुझसे इकोनॉमी पढ़ना चाहते हैं, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, तो इसकी सारी जानकारी आपको हमारे ऐप में मिल जाएगी, डिस्क्रिप्शन से आप उसको डाउनलोड कर सकते हैं। आई होप कि ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव लगा होगा, जानने को मिला होगा। मिलता हूं आपसे नेक्स्ट टाइम, टिल देन थैंक यू वेरी मच, सी यू सून।